हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ना प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब देखना है पर राजस्थान के अपन क्या पढ़ेंगे, आपके भौतिक प्रदेश। आपको पूछे साहब राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने, तो याद रखना राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। एक याद रखेंगे पर्वत, एक है पठार, एक है मैदान और एक है मरुस्थल। राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने, तो कितने साहब? 4। राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने? 4। एक तो क्या हो गया, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। पी से पर्वत, पी से पठार, एम से मैदान, एम से मरुस्थल, एम से मरुस्थल। घर में होते हैं एक पापा जी, अपन बोलते हैं पापा जी। पापा जी का सम्मान करते हैं, सम्मान सूचक शब्द लगाते हैं, तो ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। पर्वत और पठार दोनों किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड। किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड। घर में मम्मी रहती, ज्यादा बोलती है, खोपड़ी में दर्द करेगा, देसी नुस्खा दर्द निवारण का टी पिला दो मम्मी को, ये किसके अवशेष हैं? 33 सागर। ध्यान रखना, राजस्थान में भौतिक भाग पूछ लिया जाए तो राजस्थान में भौतिक भाग कितने हैं? 4। राजस्थान में भौतिक भाग कितने हैं? 4। लेकिन भारत में भौतिक भाग कितने हैं? 5। प्रश्न पूछा जाता है भारत का कौन सा भौतिक भाग राजस्थान में नहीं? भारत का कौन सा भौतिक भाग राजस्थान में नहीं? तो कौन सा नहीं है? तट। तट जो है ये आपके काम पर नहीं है, राजस्थान में नहीं। अर्थात अपन किसी समुद्र से सीमा बनाते नहीं। तो ध्यान रखना, पर्वत गोंडवाना लैंड का अवशेष है, पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है, मैदान 33 सागर का अवशेष है, मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। पर्वत कौन सा? अरावली पर्वतमाला। पठार कौन सा? हाड़ौती का पठार। मैदान कौन सा? माही बाणगंगा बनास का मैदान। मरुस्थल कौन सा? थार का मरुस्थल। पर्वत और पठार जो है खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अरावली को तो खनिजों का अजैब घर कहा जाता है। मैदान नदियां निर्माण करती है, खेती बाड़ी के लिए जाना जाता। मरुस्थल जो है प्राकृतिक गैस, तेल और पेट्रोलियम के यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। तो देखना साहब, जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक भाग है, जिनको कितने भागों में बांटा अपन ने? 4। जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक भागों को अपन ने कितने भागों में बांटा? 4। मैंने अभी आपको बता दिया। मरुस्थल कौन सा? थार का। पर्वतमाला कौन सी? अरावली। मैदान कौन सा? माही, चंबल, बनास, बाणगंगा। पठार कौन सा? हाड़ौती का। पठार कौन सा? हाड़ौती का। अभी हमने बताया, देखो यहां पर मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11%। मरुस्थल जो है, इस मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11%। ठीक है। अरावली का 9%, मैदान का 23%, हाड़ौती के पठार का 6.89%। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी पाई जाती है? आपके 40%। मरुस्थल में जनसंख्या कितनी है? 40%। अरावली में 10, क्षेत्रफल 9, जनसंख्या 10। पूर्वी मैदान में जनसंख्या 39, हाड़ौती में 11%, हाड़ौती में 11%। अब देखना, मैंने आपको ये बताया था और इसके अंदर आप देख लेना, राजस्थान का ये अपना क्या बना? राजस्थान। बीच में से कौन सी पर्वतमाला? न्यूज़पेपर याद रखना। दिशाएं जो है वो कैसी है? न्यूज जैसी। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यहाँ पर जनसंख्या 40% है। जनसंख्या की दृष्टि से ये भूखंड बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मैदान आ जाता है, यहाँ पर जनसंख्या 39% है। जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगा? मैदानों में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? मैदानों में। कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर मिलेगा? मरुस्थल में। कहाँ पर मिलेगा? मरुस्थल। यहाँ पर क्षेत्रफल है क्या? ज्यादा, और यहाँ पर आपकी जनसंख्या है क्या? ज्यादा। जनसंख्या की सघनता आपके है क्या?
ज्यादा, तो ये आपके विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, फिर झीलें यहाँ पर कितने झील आएंगे? 12। कितने झील आएंगे? 12 झील आएंगे। यहाँ पर 13, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 7 झीलें। अब मिट्टी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी पाई जाती है। अरावली के अंदर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। मैदान में जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी, जिसे आपके कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। फिर यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर शुष्क वातावरण है, यहाँ पर उप आर्द्र है, यहाँ पर आर्द्र है और यहाँ पर अति आर्द्र है। ये हमने आपको बता दिया। पर्वत पठार किसके अवशेष? गोंडवाना लैंड के। मैदान मरुस्थल किसके अवशेष? तैतीस सागर के अवशेष। फिर देखो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर देखना साहब, मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण याद रखना। ये कुछ भी याद मत रखना, केवल एक चीज याद रखना, वो रखना, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किससे हुआ? तो किससे हुआ? तैतीस सागर से। बस सारा छोड़ दो, यहाँ पर इन झंझट में मत पड़ना, अपने मामला गड़बड़ हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो भाग है ये किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। अर्थात इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ? तैतीस सागर से। अब देखना, ये जो है ये क्या है? आपके तैतीस सागर है। ये आपके क्या है? तैतीस सागर है। ये दो भूखंड है। ये जो भूखंड है इसका नाम है आपके गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये जो है इसका नाम है अंगारा लैंड। ये जो मैं घटना बता रहा हूं, ये घटना मैं जिस इतिहासकार के अनुसार बता रहा हूं उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस जो बंदा है ये कहाँ का निवासी है? यूनान, जिसे वर्तमान में अपन कहते हैं ग्रीस। क्या कहते हैं? ग्रीस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है? हिस्टोरी। संपूर्ण सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी का जो आकार था गोलाकार नहीं था, आज के जैसे ही था, अंडाकार था। या पृथ्वी क्या करती? संतरे नुमा थी। कैसी थी? संतरे नुमा। दिमाग में फिट कर लेना, पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। पृथ्वी जो है वो गोलाकार है नहीं। पृथ्वी आपके कैसी है? अंडाकार या संतरे नुमा, संतरे के समान। प्राचीन काल में संपूर्ण सृष्टि जो है दो भूखंडों में बंटी थी। एक बड़ा भूखंड था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, दूसरा जो भूखंड था उसका नाम था अंगारा लैंड। दोनों के बीच में एक सागर था, उसका नाम था तैतीस सागर। तो हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में बताया वर्षों तक इस आपके ये जो तैतीस सागर है इसके लगातार हिलोरे हिलोरे लगने से ये जो दो भूखंड है ये कितने भूखंडों में बंटे? 7 भूखंडों में बंटे। इसलिए ये 7 क्या बन गए? महाद्वीप बन गए। 7 क्या बन गए? महाद्वीप बन गए। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का नाम भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम भी है।
ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का नाम भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम भी है। विश्व के 71% भाग पर क्या है? जल है। 71% भाग पर क्या है? जल है। और 29% भाग पर क्या है? थल है। ये बात किसने बताई? हेरोडोटस। कहा जाता है हेरोडोटस एक बार बैठा था और इनकी जो टेबल है, मेज है, इसके ऊपर ग्लोब रखा हुआ था। ये ग्लोब को राउंड राउंड घुमा रहा था, कोई काम काज तो था नहीं, बैठा ये बुक लिख रहा था और वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। पास में इनके ग्लोब पड़ा था, ये ग्लोब को क्या कर रहा, चक्कर लगा रहा था, घुमा रहा था हाथ से। तो खाली बैठा दिमाग, फिर इसने सोचा यार क्यों ना इनको जोड़ा जाए। जब उसने ग्लोब पर ये 7 महाद्वीप देखे, इन 7 महाद्वीपों को इन्होंने आपस में वापस जोड़ा, जो ये 7 महाद्वीप जुड़े, इस प्रकार की स्थिति सामने के अंदर आ गई। तो कहा जाता 33 सागर के हिलोरे लगे, जिधर जिधर टुकड़ा था उधर उधर टुकड़े चले गए। तो कितने टुकड़ों में बंट गया? 7। कितने टुकड़ों में बंट गया? 7 टुकड़ों में। अब आप वापस ग्लोब देखना खुद, और उन टुकड़ों को आप वापस जोड़ने का क्या करना? प्रयत्न करना, जोड़ने का प्रयास करना। तो आपको इस प्रकार की स्थिति नजर आएगी। दुनिया का पहला बंदा है जिन्होंने सृष्टि के भूगोलविद के बारे में जानकारी दी है, वो बंदा हेरोडोटस है। और ये है क्या? इतिहासकार है। विश्व इतिहास का जनक किसे कहते हैं? विश्व इतिहास का जनक। अचंभे की बात तो यह है, भूगोलविद जो थे, जितने बड़े बड़े ज्योग्राफी के विद्वान थे, वो सब फेल हो गए। पहली बार सफलतम रूप से ये आपके जानकारी किसने की? हेरोडोटस। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो सब्जेक्ट है, दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? इतिहास। इतिहास के बगैर मानव का कोई अस्तित्व नहीं, मानव का कोई जीवन नहीं। आप कुछ भी कर रहे हो ना, इसका मतलब इतिहास का अध्ययन कर रहे हो, उसके बाद आप अपना क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो, या उसके बाद आप अपना क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। ये आपको विशेष कर क्या रखना है? याद रखना है। ये देखना, तो ये सारी चीजें बताने वाला कौन था? आपके हेरोडोटस था। कौन था? हेरोडोटस। अब देख लो, ठीक है। विस्तार 640 किलोमीटर, लंबाई पूछ लिया जाए थार के मरुस्थल की, कितने? 640 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है साहब? 300 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। ऊंचाई औसत है 200 से 300 मीटर। मरुस्थल की ढाल, मरुस्थल की जो ढाल है वो कैसी? देख लो, यहां पर ये दिशाएं हैं। मरुस्थल की दिशाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं मरुस्थल की ढाल। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो ध्यान रखना। ये क्या हो गई? आपके दिशाएं। कितनी दिशाएं हैं? 4। न्यूज़पेपर के जैसे याद रखेंगे, NESW, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब जो अपना मरुस्थल है, मरुस्थल कहां पर है? इस बेल्ट की तरफ है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। यहां पर जो है, यहां पर आपके क्या आएगा? मरुस्थल आएगा। और इस मरुस्थल की ढलान किधर है? इधर है। और यहां से एक जो पर्वतमाला आती है, वो पर्वतमाला कौन सी आती है? अरावली। कौन सी पर्वतमाला आती है? अरावली। मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक रही है कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। अगर ये अरावली पर्वतमाला यहां पर नहीं होती तो मरुस्थल कहां चला जाता? आगे चला जाता। अरावली पर्वतमाला यहां पर नहीं होती, मरुस्थल का भी क्या हो जाता? बहुत ज्यादा विस्तार होता। तो बताओ, मरुस्थल की जो आपके
बढ़ने की दिशा वो कौन सी होगी, इधर, तो इधर कौन सी, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व। मरुस्थल इस प्रकार आपके आगे बढ़ रहा है। मरुस्थल का अध्ययन, मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पढ़ाई की दृष्टि से मरुस्थल को वापस कितने भागों में बांटा है, दो। ढाल पूछ ले तो याद रख लेना दक्षिण और पूर्व। इस ढाल को रोककर रखने वाली पर्वतमाला अरावली। प्रश्न पूछे मरुस्थल को रोककर किसने रखा, अरावली ने रोककर रखा। और पश्चिम की तरफ बारिश को रोककर भी किसने रखा, अरावली। दोनों चीजें, मरुस्थल को भी रोककर रखा, प्रश्न पूछा गया, और मरुस्थल में बारिश को रोककर भी किसने रखा, अरावली पर्वतमाला। देखो मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में, दो। एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। जलवायु के आधार पर इसका डिवाइड हुआ है। 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर बारिश होगी वो कहलाएगा शुष्क प्रदेश, और 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर बारिश होगी वो कहलाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश को ही अपन क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश को ही क्या कहते हैं, बांगड़। शुष्क 25 सेंटीमीटर समवृत्ति रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता था। कितने भागों में बांटती है, दो। कितने भागों में, दो। अब देखो यहां पर ये अपना क्या बन गया, राजस्थान। क्या बन गया, राजस्थान बन गया। दिशाएं तो आपके न्यूज जैसी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहां से देखना, ये जो रेखा है यहां से गुजरी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये जो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, और ये जो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। जैसलमेर का भाग आता है सम, कौन सा आता है, सम। वहां पर सबसे कम बारिश होती है, वनस्पति रहित इलाका है, पूरा का पूरा वहां पर रेत के क्या धोरे टिल्ले बने हुए। आप शाम को सोगे सुबह उठो तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं, ऑटोमेटिक कब्र बन जाती है। अगर आप सीधे धरातल पर सो गए ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, कब्र। तो ये 25 सेंटीमीटर और ये क्या आएगा, शुष्क। 25 से 50 यहां पर क्या आ जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक ये तो क्या है, शुष्क प्रदेश है, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को क्या कहते हैं, शुष्क प्रदेश कहते हैं। मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप मुक्त। यहां से देख लेना कारण, पश्चिमी मरुस्थली जिसे हम्माद कहा जाता है, ये जो हम्माद है क्या है, ये चट्टानी मरुस्थल है। चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल को अपन क्या कहते हैं, हम्माद कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल क्या कहते हैं, हम्माद। पौने मिट्टी से निर्मित बालू का स्तूप, जिसे अपन क्या कहते हैं, रेत का धोरा, टिल्ला या टिब्बा, उसे अपन क्या कहते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब देख लो यहां पर ध्यान रखना, विशेषकर इनको नहीं, ये ध्यान रखना, बालू का स्तूप जो है ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो यहां पर, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निरपेक्ष आपके अध्ययन किया जाता है, बनने वाली स्थानाकृत बालू का स्तूप कहलाते हैं। जो सबसे ज्यादा कहां पर बनते हैं, जैसलमेर। कहां पर बनेंगे, जैसलमेर। देखो पहला कौन सा है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, जिसे अपन कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं, बरखान। ये कहां पर बनेगा, शेखावाटी। शेखावाटी में भी चूरू के अंदर। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। चांद जैसा, चांद की पूरी आकृति नहीं, आधी आकृति इस प्रकार आपके यहाँ पर पौने चलेगी। यहाँ पर जब इस प्रकार पौने चलेगी, ये जो बालू का स्तूप है ये क्या है आपके, ये बालू का स्तूप है बरखान। बरखान सबसे ज्यादा काम पर, शेखावाटी। शेखावाटी में पूछे तो भी सबसे ज्यादा काम पर चूरू में। फिर है पवन के समानांतर समकोण, पवन के समानांतर समकोण। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप लेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा,
पवन के समानांतर बालू का स्तूप बनेंगे उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ कहां पर पाए जाते हैं? बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर। फिर है पवन के समानांतर, ये इस प्रकार के बालू का स्तूप, पवन के समानांतर इस प्रकार के बालू का स्तूप उन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप, एक रेखा के समान। ये सबसे ज्यादा कहां पर? जैसलमेर, कहां पर? जैसलमेर। फिर हम्माद, ये चट्टानी बालू का स्तूप है, इनकी जो आकृति है वो कैसी है? तारे जैसी। इनकी जो आकृति है वो कैसी है? तारे जैसी। ये इस प्रकार का जो बालू का स्तूप है तारे की जो आकृति का निर्माण करता है, ये बालू का स्तूप है तारानुमा। तारे की आकृति, बालू का स्तूप तारानुमा। जैसलमेर, सूरतगढ़, सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर। यहां पर ये बालू का स्तूप बनते। देखना चार हुए, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, तारानुमा। ये चारों प्रकार के बालू का स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है, चारों प्रकार के बालू का स्तूप। ये चारों प्रकार के जो बालू का स्तूप है ये कहां पर बनते हैं? जोधपुर में बनते हैं। ये प्रश्न आप ध्यान रखना विशेषकर। ये अलग अलग तो हो गया, बरकान शेखावाटी में, अनुप्रस्थ बाड़मेर जोधपुर के अंदर, अनुदैर्ध्य जैसलमेर में, तारानुमा जैसलमेर और गंगानगर में। लेकिन चारों प्रकार के बालू का स्तूप है ये आपको कहां पर मिलेंगे? जोधपुर। कहां पर मिलेंगे? जोधपुर। फिर देखो, हम्माद के चारों ओर स्थित बालू का स्तूप को तारेनुमा बालू का स्तूप भी कहा जाता है। फिर बरकान के विपरीत, ये जिस जैसी आकृति, पिन जैसी, पिन जैसी आकृति का बालू का स्तूप बनेगा, वो क्या कहलाएगा? पैराबोलिक, पैराबोलिक। फिर सीप, सीप जानते हो आपके? समुद्र से जो आपके शंख होता है वो, ये आपके क्या हो गए? सीप प्रकार के बालू का स्तूप। ये सारे के सारे जो सीप की आकृति के हैं। बरकान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, बरकान की एक भुजा एक ओर बढ़ जाती है, जिस कारण कहा जाता है कि ये बालू का स्तूप कैसे है? सीप। जब हवा बढ़ेगी, एक जो किनारा है वो आपके बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। इस प्रकार ये जो है एक किनारा जो है वो आपके पतला हो जाएगा और बाकी वाले मोटे रहेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? सीप प्रकार के बालू का स्तूप। स्क्रब कपीस, ये मरुस्थल के अंदर जो छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं, पौधों के सारे बनते हैं। ये क्या बने? छोटे छोटे पौधे, उन्हें अपन कहते हैं। ये सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे? जैसलमेर। फिर मैंने बता दिया बरखान, ये भी हो गया, सीप ये भी हो गया, जिसे अनुदैर्ध्य रेखीय भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा कहां पर है? जैसलमेर। फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, इसी को क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश। इसी को क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो भूखंड है वो किसके अंदर आएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। जोहड़े, ये इंपॉर्टेंट करना, जोहड़े, ये इंपॉर्टेंट करना आपके। जोड़े, पानी के कच्चे कुएं, और ये जोड़े कहां पर कहते हैं? शेखावट। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न आपके पूछा गया। जोहड़े वाले बाबा, जोहड़े वाले बाबा, जैसे एक हो गए घोड़े वाले बाबा, एक हो गया मोती बाबा,
एक हो गए बाबोसा, चोहड़े वाले बाबा राजेंद्र सिंह सोलंकी, राजेंद्र सिंह सोलंकी, चोहड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। बाबूसा सॉरी मोती बाबा मोतीलाल तेजावत। भील ने किस नाम से बुलाते थे? मोती बाबा। बाबूसा भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे। ये राजस्थान का एकमात्र बंदा है जो उपराष्ट्रपति बना था। एकमात्र राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो क्या बन चुकी है? राष्ट्रपति। तो जोहड़े वाले बाबा, जोहड़े जो है कुओं को कहते हैं और कहां पर कहते हैं? शेखावाटी। ये प्रश्न पूछा गया है। शेखावाटी प्रदेश में कुओं को क्या कहते हैं? जो कच्चे कुएं होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोहड़े। क्या कहते हैं? जोहड़े। तो ये फिर है सर। सर का मतलब क्या होगा? तालाब। हिंदी है आपके, हिंदी में पर्यायवाची है साहब। तालाब के क्या क्या पर्यायवाची है वहां पर आप देख लेना। तालाब का पर्यायवाची तलाई भी है, सर भी है, तालाब भी है। बीड़ चारागाह भूमि जिसे अपन कहते हैं बीड़ा। बीड़े से क्या बन गया? भीड़। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ मिलेगी? नागौर। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये 33 सागर का है क्या? अवशेष। सागर में पानी कैसा? खारा। कुब्बड़ पट्टी बांका पट्टी कहाँ पर है? नागौर और अजमेर। कुब्बड़ पट्टी बांका पट्टी जो है ये आपके कहाँ पर है? नागौर और अजमेर। नागौर और अजमेर। सबसे ज्यादा फ्लोराइड की क्या पाई जाती है? मात्रा। नागौर में भी ये सबसे ज्यादा एक जगह जिसका नाम है मकराना। मकराना में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगी? कुब्बड़ पट्टी मिलेगी। कुब्बड़ पट्टी का मतलब क्या हो गया? पानी में फ्लोराइड है। जो आदमी है वो नीचे झुक जाता है। गायें भैंसे होती है उनके भी इस प्रकार ऊपर से क्या आ जाती है? पीठ पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें झीलें आएंगे तो कौन सा आएगा? पाली आएगा, जोधपुर आएगा, बाड़मेर आएगा, जालोर आएगा, सिरोही आएगा। ये सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। बाड़मेर यहाँ पर सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी है, इसी कारण लूणी नदी का पानी खारा कहां पर होता है? बाड़मेर में, बालोतरा के बाद। लूणी बेसिन। नागौर उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। फिर शेखावाटी। फिर आपके घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। लूणी नदी के आसपास लूणी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, शेखावाटी बेसिन और नंबर 4 पर घग्गर बेसिन है। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। पलाया झीलें या खड़ीन या टाड इन्हें अपन कहते हैं। खड़ीन या पलाया झीलें ये जो आपके है क्या? मरुस्थल है। ये जो मरुस्थल के बीच में दो रेत के धोरे या टीलों के बीच में यहाँ पर जो पानी जमा हो जाता है, यहाँ पर पानी मीठा पानी रहता है और ये जमा। मरुस्थल में पानी तो कैसा रहेगा? खारा पानी। लेकिन यहाँ पर पलाय झीलों में पानी कैसा पाया जाता है? मीठा पानी पाया जाता है। 2 रेत के धोरों के बीच। सबसे ज्यादा जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। और किसके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये खड़ीन कृषि आपके पद्धति की क्या की गई? शुरुआत की गई। और इसमें फसल कौन सी होती है? गेहूं, चना और सरसों। गेहूं, चना और सरसों। रन या टाट। मरुस्थल में लवणीय, दलदली व अनुपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रन या टाट। ऐसी भूमि जो अनुपजाऊ है, जहां पर आपके अनाज आपके उगने की रत्ती भर भी संभावना नहीं। लवणीय है, लवण की मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा ज्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगी? रन या टाट।
फिर देखो रन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। प्रमुख रन ताल छापर चूरू, पणिहारी चूरू, फलोदी जोधपुर, बाप जोधपुर। बाप जोधपुर के अंदर है। थोब बाड़मेर भाकरी, जैसलमेर पोखरण, जैसलमेर पोखरण, जैसलमेर। ध्यान रखना ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू। किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग, काले हिरणों के लिए। भगवान कृष्ण का रंग कैसा था? काला, तो वहां पर हिरण भी कैसे? काले। कैसे हिरण है? काले हिरण। ताल छापर अभ्यारण्य, यहां पर पांडवों के गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। क्या नाम था? आपने कभी ऐसे बोला? कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य। क्या बोलते हैं? हालांकि वो किसके थे? दोनों के थे, लेकिन नालायक नकटों को याद रखते हैं क्या? अरे रखते हैं क्या? तो क्या कहते हैं भाई, अपन भी आज है तो अपन श्रेष्ठ बोलेंगे। आज दो भाई आपस में लड़े हुए हैं, ठीक है, अगर एक भाई लड़ा हुआ ऊंचाई पर गया तो अपन क्या कहते हैं? साहब हम उसके भाई हैं, हम उसके। क्यों कहते हैं? अच्छा फील होता है। अपना वंश, मन के अंदर कुछ होता है, अपनों के प्रति मन में प्रेम जरूर होता है, चाहे कितना भी आपके आदमी हिंसक क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, थोड़ा सा मन मुटाव होता है कि यार मैं पहले क्यों बोलूं, वो क्यों नहीं बोले। समझ रहे हो ना? छोटा होगा वो क्या सोचेगा? यार वो मेरे से बड़ा है, मैं छोटा हूं, वो आकर बोल दे तो क्या हो जाए? बड़ा क्या सोचेगा? यार मैं बड़ा हूं, मेरे से छोटा, वो आकर बोल दे तो, और इत्तेफाक से दोनों जाए तो दोनों में क्या हो जाए? मेल मिलाप। नहीं होता है क्या? आपने कभी देखा हो ना, दो भाई आपस में लड़े होते हैं, फिर एक जना उसे शादी का बोलने के लिए जाता, पहले बच्चे को भेजते। किसको भेजते हैं? तो फिर ताऊ जी वगैरह क्या बोलते हैं? यार हमारे इतने बुरे दिन थोड़े आए, बच्चों के बुलाने पर हम जाएंगे, तेरे पापा नहीं आ सकते थे क्या? फिर पापा जी जाते हैं, पता चल जाता है बच्चे को क्यों भेजते हैं? राय लेने, मतलब पता चल जाएगा भाई आना होगा तो बता देगा कि तेरे बुलाने पर क्यों आए, तेरे पापा को भेज, तो शायद हम सोचें, शायद का मतलब पक्का ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये वो चीज। यहां पर द्रोणाचार्य का क्या बना हुआ है? आश्रम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आश्रम। ताल छापर सब के सब एक ही चीज के लिए जानते हैं, कृष्ण मृग। कौन से हिरण? काले हिरण। लेकिन यहां पर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है कुर्जा। क्या नाम है? कुर्जा पक्षी यहां पर पाया जाता है। ये प्रश्न RAS PT में प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में कुर्जा पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो सबने आंसर क्या दिया था? खिंचन गांव, फलोदी, जोधपुर। क्योंकि सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? खिंचन गांव में। सबने आंसर ये दिया। ये गांव है, वो क्या पूछ रहा है? अभ्यारण्य। क्या पूछ रहा है? यहां पर कुर्जा पक्षी पाया जाता था, अब भी कुर्जा पक्षी यहां पर जाता है, लेकिन यहां पर जो है गंडक, कुत्ते पर क्या हो गए? बहुत ज्यादा। कुर्जा नीचे बैठेगा, जब बैठेगा तो कुत्ते उनका मार देते हैं। भाई आप रोज वहां पर डेथ हो रही है किसी न किसी, तो वो बंदा अपना स्थान छोड़ेगा, तो ताल छापर छोड़कर ये काम पर आ गए आपके खिंचन गांव। पणिहारी, पणिहारी एक होटल है। पणिहारी एक होटल है। ये होटल भी काम पर है, चूरू है। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित है, RTDC के द्वारा संचालित है। और एक पणिहारी रन है, ये काम पर है आपके चूरू के अंदर। काम पर है चूरू। कितने प्रश्न याद रखेंगे? 3। गीत का नाम क्या है? प्राचीन काल में महिला जब पानी भरने जाती, गीत कौन सा गाती? मैंने क्या बोला? प्राचीन काल। क्या बोला? अभी पानी भरने की जरूरत, लेकिन हाँ हमारे उधर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की तरफ कहीं कहीं गांवों में जरूरत है। ठीक है, पणिहारी गीत महिला के स्वा का प्रतीक, पानी भरते समय। पणिहारी होटल चूरू के अंदर। पणिहारी जो आपके रन है, ये भी काम पर है, चूरू। फलोदी काम पर है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। राजस्थान का एकमात्र एयरबेस भी काम पर लगा हुआ है, फलोदी। एयरबेस का मतलब जहां पर लड़ाकू विमान उतरते हैं। जहां पर क्या उतरते हैं? शायद आपने कल परसों अखबार पढ़ा होगा, तो एम्स के सामने एक वायुसेना, मतलब एक हवाई जहाज क्रैश हो गया। देखा अखबार? अखबार पढ़े, इतने अपने किस्मत कहां। ठीक है, अखबार में भी अगर वो देना नवरंग वाला बुधवार को आता है, या भास्कर में पीछे, तो उसको पीछे वाले भी पढ़ते हैं। फिर वहां पर अच्छे अच्छे पहुंच जाते हैं, अरे वाह, मन ही मन खुश हो जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। फिर बाप, ये काम पर है, जोधपुर है। थोब काम पर है, बाड़मेर, भाकरी काम पर है, जैसलमेर, पोखरण।
ये हमने आपको बता ही दिया था। पोखरण के अंदर जैसलमेर में परमाणु परीक्षण हुए, कितने हुए? 2। भाई साहब अभी तक कितने परमाणु परीक्षण हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं। है तो ऐसे तो 3 काउंट किए जाने चाहिए, लेकिन माने कितने जाते हैं? 2। कितने माने जाते हैं आपके? 2 परमाणु विस्फोट माने जाते हैं, लेकिन हुए कितने हैं? 3। हुए कितने हैं आपके? 3। पूछे तो अपन कोई 2 ही बताना। परमाणु विस्फोट फर्स्ट 18 मई 1974, देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने किया था पहला परमाणु विस्फोट। दूसरा 11 मई 13 मई 1998, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। पहले का जो कोड है वो था बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध मुस्कुराए। आपने कभी कोई ऑफिस में गए होंगे तो आपने 2 चीजें नोट की। एक तो कछुआ होता है, ऑफिस की टेबल में आपको क्या मिलता है? कछुआ, जिसमें पानी वानी डाला हुआ रहता है, देखा कभी? ठीक है। फिर वहां पर एक आपको मिलता है वृक्ष मिलता है, एक छोटा सा कांच का बना होता है, उसके अंदर कुछ पौधे होते हैं, मिलता है। फिर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो एक आदमी मिलते हैं, यूं करते हैं, एक हाथ से यूं करते हैं। जानते हो क्या वो कौन है? बुद्धा। कौन है? महात्मा बुद्ध नहीं है। बुद्धा का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति और प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति। वो वहां पर महात्मा बुद्ध नहीं, वो बुद्धा है। क्या है? बुद्धा। मुस्कुराता रहता है और हाथ से यूं यूं करता है। कहा जाता है ऐसी चीजों को ऑफिस में रखने से क्या आता है? पैसा। काम को क्या मिलती है? बरगद मिलती। ये अपने फंडे हैं, अपने टोटके हैं मारवाड़ी के अंदर या पूरे भारत के अंदर। तो पहले का कोड था बुद्ध मुस्कुराए। भाई ये बॉर्डर बना दो, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, ठीक है। अब भारत वाले सैनिक ने बोला अरे चलो पाकिस्तान वाले पर गोलियां चलाएं, आक्रमण करें। ये तो बास में इनको पता चला, ये सजग नहीं हो जाएंगे क्या? होंगे नहीं क्या? अगर पाकिस्तान वालों ने बोला भारत पर अटैक करो, ये सजग नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो यहां पर कोडिंग भाषा होती है। क्या होती है भाई? जो पहला परमाणु विस्फोट हुआ, दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, गोपनीय तरीके से हुआ। हर कोई बंदा परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? आप फोन पर इंदिरा गांधी बोले साहब, हाँ साहब कितना आपके प्रोसेस हो गया परमाणु बम का, तो पता तो चलेगा। तो इसका कोड क्या रखा? बुद्ध मुस्कुराए। क्या रखा? जैसे रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग आता है, जैसे आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है ना। प्रेमिका का फोन आता है तो कहता है बैटरी लो, या किसी फ्रेंड का वहां पर नाम लिख दिया जाता है। अरे लिखते हैं ना, है तो लड़की, नाम किसका लिख दिया? लड़के। अर्थात क्या हुआ? कोडिंग हुई। अर्थात अगले बंदे को पता नहीं चले। तो जब पहला परमाणु विस्फोट सफल हुआ तो इसे नाम दिया गया बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराया। तो वहां के वैज्ञानिकों ने कॉल किया मैडम इंदिरा गांधी को, बोला मैडम जी बुद्ध मुस्कुराया। दुनिया ने सोचा ये कैसे मुस्कुराया, ठीक है, मतलब सफल हो गया। सेकंड परीक्षण जब किया, यहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस समय थे। कौन थे आपके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। और इन्होंने अटल जी को बोला बुद्ध फिर मुस्कुराया। तो पहले का कोड क्या था? बुद्ध मुस्कुराया, बुद्धा स्माइलिंग। सेकंड बुद्धा अगेन स्माइलिंग। भाई जैसे बोलना चाहो, हिंदी मारवाड़ी उर्दू जो भी। ये देखो ये पोखरण है, ठीक है ना। और पोखरण में जो एक चीज है विशेषकर वो आपको ध्यान रखनी है, उस चीज का नाम क्या है? गोडावण है। भाई साहब क्या नाम है? गोडावण। ये जो गोडावण है ये राजस्थान का कैसा है? राज्य पक्षी है। गोडावण राजस्थान का कैसा पक्षी है? राज्य पक्षी है। ये जो गोडावण है ये आपके कहां पर पाया जाता है? मरु उद्यान में। कहां पर पाया जाता है? मरु उद्यान में। गोडावण को क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर एक गांव है चांदन गांव। कौन सा गांव है? चांदन गांव। यहाँ पर 60 किलोमीटर में मीठा पानी मिला। क्या मिला है? मीठा पानी मिला। तो इसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा, या इसे क्या कहते हैं? चंदन नलकूप। क्या कहते हैं? चंदन नलकूप, या इसे अपन कहते हैं लाठी सीरीज। क्या कहते हैं? गांव का नाम चांदन भी मिलता है, गांव का नाम लाठी भी मिलता है। कहां से? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण। मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में 60 किलोमीटर में मीठा जल मिला है। क्या मिला है? मीठा। बाकी सब जगह पर पानी कैसा मिला है? खारा। मरुस्थल में पानी कैसा? खारा। यहाँ पर पानी कैसा? मीठा। थोड़ा पानी किस में रखते हैं? घड़े। यहाँ पर है क्या? थार का मरुस्थल। तो नाम क्या पड़ गया? थार का घड़ा। फिर याद रखना अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस। आकार में बड़ी कौन है? भैंस। लेकिन यूं बड़ी कौन है?
अक्कल, कौन है? अक्कल। तो याद रखना अक्कल के जैसे अक्कल वुड फॉसिल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अक्कल वुड फॉसिल पार्क, ये कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेर में अभ्यारण्य जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मरुद्यान। वापस देखना, राजस्थान में राष्ट्रीय अभ्यारण्य 3 है। पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। दूसरा कौन सा है? केवलादेव। कौन सा है? केवलादेव। तीसरा कौन सा है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? रणथंभौर। दूसरा कौन सा है? केवलादेव। तीसरा है तीसरा देखो, यहां पढ़ो, पहले पूरा पढ़ो। इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, ये पीछे वाला था, ठीक है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क, स्थान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता। राष्ट्रीय मरुद्यान कितने जिलों में? 2, जैसलमेर और बाड़मेर। यहां पर क्या है? हजारों साल पुराने अवशेष मिले, जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं। एक मूवी भी आई थी जुरासिक पार्क, आई थी ना, जिसके अंदर जानवरों के अपन को अवशेष मिलते हैं, जानवरी जानवर देखने को मिलते हैं, डायनासोर होता है या मगरमच्छ होता है, लंबी लंबी घाटियां होती है। जुरासिक पार्क मूवी देखी? अरे देखी क्या? वो मूवी इसी के ऊपर है, ठीक है ना। बताओ अब, अरे राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं? अब देखो इसका नाम क्या? राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या नाम है? लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तीसरा मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, नाम इसका क्या है? राष्ट्रीय, लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं। नाम इसका क्या है? राष्ट्रीय, लेकिन राष्ट्रीय नहीं। आपको पूछ भी लाया, जैसे चर्चा अपन ने कर ली है गोडावन, यहां पर राज्य पक्षी पाया जाता है जिसका नाम क्या है? गोडावन है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क है, हजारों साल पुराने, लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने के अपन को यहां से क्या मिले हैं? अवशेष, समुद्र के अवशेष मिले। एक कुछ पौधे मिले, और वो पौधे कहां के हैं? समुद्र के पौधे हैं, जो ये भी प्रमाण करता है कि ये जो मरुस्थल है किसका अवशेष है? 33। भाई कल आपको ये पूछ ले घुमाकर, राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय 33 सागर का अवशेष है, इसके बारे में अपन को जानकारी कहां से मिली? कौन सा गांव? अक्कल गांव। फर्स्ट, सेकंड, आपके सागर है, यहां पर पाए जाते हैं प्राकृतिक गैस, तेल, पेट्रोलियम के भंडार। आज अपने जो पेट्रोलियम है, डीजल है, ये गैस है, कहां से आती? खाड़ी देशों से। भाई कहां से आती? खाड़ी देशों से। उनको खाड़ी क्यों बोला? समुंदर है वहां पर, उस खाड़ी का नाम। तो ध्यान रखना, समुद्र से हमेशा क्या मिलेंगे? पेट्रोलियम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पेट्रोल। तो पेट्रोलियम मिल रहा है, इसलिए भी अपन किसके अवशेष है? 33 सागर। देख लो यहां पर, विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म अक्कलवुड फॉसिल पार्क में मिले। गांव कौन सा है? अक्कल। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, और फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म, अर्थात जीव जंतु। समझ रहे ना? ये गांव का नाम तो अक्कल था। मैंने अभी बताया पौधे के अवशेष मिले, पौधे को क्या कहते हैं? लकड़ी। क्या कहते हैं? लकड़ी, इसलिए ये इसके नाम पड़ा, ठीक है। बाप के अंदर है बोल्डर, टेलियार, क्ले। क्ले का मतलब क्या होता है? माटी। क्या होता है? माटी। तो देखो यहां पर, आप दूसरा पानी लेकर आते हैं इसको, तो पूरा ना यार, वो वाली बोतल लेकर आ जाओ ना, आप वाली बड़े मुंह वाली, उसी में लेकर आ जाओ। बाप बोल्डर, टेलियार है, क्ले। क्ले का मतलब क्या हो गया? मिट्टी। हिमानी, ग्लेशियर्स के द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। नकलिस्तान, मरु उद्यान है, इसके अंदर मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं, उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? नकलिस्तान। नकलिस्तान का मतलब चारों तरफ क्या होनी चाहिए? हरियाली होनी चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं? नकलिस्तान। तो मरुस्थल में कहीं कहीं पर आपके क्या पाए जाते हैं? कैसे होगा? छोटा है, इसको इसको इस पर, इस पर
चलो छोड़ो, ये रखो, देखते हैं यहाँ से चलते हैं। चलो, ये अपन ने पढ़ लिया था मरुस्थल वाला। मरुस्थल का विस्तार, बढ़ना, डायरेक्शन, किस दिशा की तरफ बढ़ता है। ये क्या हुआ, साउथ, ये क्या हुआ, वेस्ट, ये क्या हुआ, नॉर्थ, ये क्या हुआ, ईस्ट। इस प्रकार मरुस्थल की आपके क्या दिशा। सर्वाधिक योगदान किसका है, बरखान। ये जो बरखान है तेज गतिशील बालू का स्तूप है। जल्दी अपना क्या बदलते हैं, स्थान, गति यानी दिशा बदलते हैं, ठीक है। ये देखो, गतिशील स्थानांतरण बालू का स्तूप होता है, जिसे क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। रेग, रेग क्या है, रेतीला और पथरीला जो मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं, रेग। हम्माद हमने बता दिया था, चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल जिसे क्या कहते हैं, हम्माद। और फिर क्या है, अरावली पर्वतमाला। ये अपना क्या बन गया, राजस्थान। क्या बन गया, राजस्थान। और यहाँ से एक पर्वतमाला की शुरुआत होती है, और वो जो पर्वतमाला है उसका नाम क्या है, अरावली। तो ये एक आपके क्या पर्वतमाला। बताओ साहब, अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से होती है, अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से होती है। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है यहां से। कहां से, यहां से। अरे समझे भाई, कौन चुनौती करे, मैं बोल रहा हूं यहां से, ठीक है ना। अरावली को बनने में तो हजारों साल लगे थे, ठीक है। ये अरावली की यहां से क्या हो रही है, आपके शुरुआत हो रही। कुछ समझे क्या, अरावली पर्वतमाला की शुरुआत अपने होती है यहां से। आपके कहां से होती है, यहां से। और मेरे कहां से होती है, समझ रहे हो। अरे समझ रहे हो क्या, कुछ फर्क है। आपके कहां से होती है, यहाँ से। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है पालनपुर गांव। क्या नाम है, पालनपुर। पालनपुर गांव पर है, गुजरात। कहां पर है, गुजरात। पालनपुर गुजरात से राजस्थान में। और 12th पास तक और ग्रेजुएशन पास वाले बच्चों के पटवारी ग्राम सेवक तक अरावली की क्या हो जाती है, शुरुआत। अरावली क्या हो जाती है, अरे दे रहेगा ना, लक्ष्य गाइड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से अरावली पर्वतमाला की क्या होती है, शुरुआत होती है। कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर, लगभग 80% है। यहाँ से वो जाती है दिल्ली। कहाँ पर जाती है, दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पर, रायसीना हिल्स। हिल्स का मतलब भी क्या हो गया, पहाड़ी हो गया। और यहाँ पर कौन सा भवन बना है, राष्ट्रपति। कौन सा भवन बना है, राष्ट्रपति भवन बना। ये पढ़ते हैं अपन। लेकिन हमारे अरावली की शुरुआत कहां से होती है, अरे कहां से, यहां से है। कहां से, अरब सागर। कहां से, अरब सागर। भाई गुजरात, चलो तो भी बच्चे का दिमाग तो चलाया। गुजरात से इधर क्या आ जाएगा, अरब सागर आ जाएगा। लक्षद्वीप। कहां से, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक जीव पाया जाता, प्रवाल भित्ति जीव। प्रवाल भित्ति जीव। और ये जो प्रवाल भित्ति जीव है, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है। इस प्रकार ये बड़ा सा यहाँ पर क्या क्या बना लेता है, निर्माण, जिससे अपन कहते हैं मूंगा की चट्टान। क्या कहते हैं, मूंगा की चट्टान। एक चट्टान का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो पूरा यहाँ से लिख देता हूँ आपके लो में। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपके शुरुआत कहाँ करा देना,
पालनपुर। कहां से करवा देना? पालनपुर। इतना डेप्थ या डीपली तक नहीं जाएगा, केवल हमने आपको जानकारी के लिए बताया। तो हमारे तो साहब कहां से शुरुआत हो गई? पालनपुर। पालनपुर कहां पर है? गुजरात। आईएएस और आरएस की तरफ जाओ, कभी सोच लो, भटके भूले भटके विसरे, तो कहां पर? लक्षद्वीप की मूंगा चट्टान से, मूंगा चट्टान से। और इस मूंगा चट्टान में एक प्रवाल भित्ति जीव पाया जाता है। वो अरावली का क्या करता है? निर्माण करता है। जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, इस प्रकार वो एक चट्टान का क्या कर देगा? निर्माण। चट्टान का क्या करेगा? निर्माण। तो ध्यान रखना, प्रश्न किस व्यू में पूछा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा, राम सेतु। अरे नाम सुना है क्या? अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राम सेतु का निर्माण किसने किया? नल और नील, दो बांदर थे, नल और नील। लेकिन इन्होंने नाम किसका लिखा? स्वामी कौन था इनके? भगवान राम थे। तो कहते साहब राम जी ने वो सेतु बनाया था, लेकिन वास्तव में क्या राम जी ने सेतु बनाए? अगर धार्मिक ग्रंथों में पूछे राम सेतु का निर्माण किसने कराया, तो किसने? राम जी ने। किसने कराया? राम जी ने। अगर भूगोल में जाओगे, भाई बताओ राम सेतु का निर्माण किसने किया? भूगोल कहता कोई राम जी ने निर्माण नहीं किया। वहां पर ही ये जीव पाया जाता है जिसका नाम क्या है? प्रवाल भित्ति जीव। ये जन्म लेता है और वहीं पर जल के अंदर मर जाता है, फिर उसकी बड़ी सी क्या बन जाती है? परत बन जाती है। 1 मिनट में लाखों की संख्या में ये जीव क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। जैसे आपने देखा हो, एक जानवर होता है टीडी, कौन सा होता है? जब खेत में घुसे सोते, ठीक है, घंटे भर बाद उड़े तो लाख हो जाते। कितने हो जाते हैं? समझे आप? और उनका जो जन्म होता है वो कहां पर होता है? आपके कुएं में। टीडी का जन्म कहां पर होता है? कुएं में। मरुस्थल के अंदर पाकिस्तान की तरफ आप जाओगे, बंद कुएं पड़े हैं वहां पर हजारों सालों से। उन कुओं से वो निकलकर टीडी अपने काम पर आती है। राजस्थान में देखा होगा, मरुस्थल की तरफ आई, अपने इधर पूर्व की तरफ पहुंची नहीं, पहुंची तो थोड़ी बहुत पहुंची थी। तो ये चीजें, ये आपको ऐसा ध्यान रखना है। और यहाँ पर अरावली की जो पहाड़ी है, ये अब देखो, राजस्थान में अरावली प्रवेश करती दक्षिण पश्चिम। डायरेक्शन क्या? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। आपको पूछे अरावली की डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जहां से एंट्री करेगी भाई, जहां से एंट्री करेगी वहीं पर क्या होगी? चौड़ी होगी। अब आपको पूछे, एक आदमी 80 साल का है, एक आदमी 20 साल का, हट्टा कट्टा हेल्दी और बड़ा कब लगेगा? 20 साल। क्या 80 साल की उम्र में हट्टा कट्टा लगेगा? शक्तिशाली लगेगा? उतना रहेगा। क्यों भाई? आप दिमाग में फिट कैसे रखोगे? जहां से शुरू हुआ वहां पर अरावली कैसी है? ऊंची और चौड़ी, ऊंची और चौड़ी। जो जो आपके मरने की तरफ चली, आगे बढ़ी, तो ये क्या होगी? छोटी और संकड़ी, छोटी और संकड़ी। तो प्रवेश दक्षिण पश्चिम, डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इस साइड दक्षिण पश्चिम में है क्या? ऊंचाई ज्यादा। ऊंचाई क्या है? ज्यादा। यहाँ पर अरावली का विस्तार भी क्या है? ज्यादा। यहाँ पर अरावली की ऊंचाई क्या है? कम। विस्तार भी क्या है? कम है। अरावली को अपन कहते हैं खनिजों का अजायब घर। क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब मतलब अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अजायब घर का मतलब क्या होता? अनेक क्वालिटी के, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, टंगस्टन है, ठीक है ना, आपके ये सारे के सारे खनिज, मतलब विभिन्न क्वालिटी के बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि खनिज एक ही प्रकार का, नहीं, बहुत सारे प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ज्यादा आपके प्रकार के होंगे, उसे क्या कहते हैं? अजायब घर। अर्थात जैसे आप कहते हैं ना, मॉल में जाते हैं यार, सब मिलता है। मॉल का मतलब भाई, आज अपन मॉल में जाए तो क्या सब मिलेगा? खाने का सामान मिलेगा, पीने का सामान मिलेगा, ठीक है, सब्जी मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर कपड़े मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, लड़कियों के, लड़कों के, पुरुषों के, महिलाओं के, बच्चों के, सबके मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती है। तो अपन कहाँ प्रवेश करते हैं? मॉल में। उसी प्रकार सभी खनिज पाने जाने देखना है तो कहाँ पर चले जाओ? अरावली। इसलिए अरावली को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। अब प्रश्न आपसे पूछूंगा, बता दोगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। अरावली की तीसरी ऊंची चोटी, अरावली की तीसरी ऊंची चोटी बताओ कौन सी? बस, तो फिर कैसी तैयारी है आपकी? बताओ, अब दिन कितने बचे हैं? 10। हाँ,
अरावली की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर तो पहली है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा, गुरु शिखर। शेर देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। क्या है? तारागढ़। अपने तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। कौन सी है? लक्ष्य उठाओ, लिखा। अरावली पर्वतमाला की तीसरी ऊंची चोटी जरगा। को नया नया पढ़ाना शुरू किया तो वो भी क्या बताएगा? जरगा, लक्ष्य, राय, धरोहर, पनोरमा, शिकवार, जितनी गाइड है भरी पड़ी है। लेकिन ध्यान रखना अरावली की तीसरी ऊंची चोटी जो है वो है देलवाड़ा। कौन सी है? ये विशेष कर ध्यान रखना। बाकी अपन अभी पढ़ेंगे, सारी चोटियों का अध्ययन करेंगे। ये क्रम है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी आ जाती है, ये मध्य अरावली के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। ये आपके ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में कितने होंगे? 4 ही होंगे। आपको ऐसे पूछेंगे क्रम से बताओ, तो इससे आपको आगे जाना नहीं, ठीक है। ये देखो अरावली पर्वतमाला आ गई। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ? बस इतना सा याद रखना, अरावली पर्वतमाला का निर्माण है फ्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। किस में हुआ? फ्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। अब देखो विस्तार 692, मैंने बता दिया अभी 692 692। राजस्थान में कितनी? 550, अर्थात कितने प्रतिशत है? 80। राजस्थान में अरावली कितने प्रतिशत है? 80। औसत ऊंचाई कितनी है? 930। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 692 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर। लगभग कितनी प्रतिशत अरावली? 80। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। औसत का मतलब आप कहीं से भी फीता डालकर देखोगे, चाहे आप उत्तर के अंदर खेतड़ी झुंझुनू में चले जाएं और दक्षिण के अंदर आप उदयपुर में आ जाए, जहां से एंट्री हो रही है, वहां पर आपको पूछ ले राजस्थान में अरावली का प्रवेश कहां से होता है? ऐसे अरावली, ऐसे आबू रोड। कहां से होता है? आबू रोड। और आबू रोड कहां पर है? सिरोही। ध्यान रखना राजस्थान में पर्वतमाला अरावली का प्रवेश कहां से होता है? आबू रोड। आबू रोड कहां पर है? सिरोही। स्थान पूछे तो कौन सा है? आबू रोड। जिला पूछे तो कौन सा है? सिरोही। जिला पूछे तो कौन सा है? सिरोही। देख लो फिर अरावली की क्या विशेषता है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। वलित का मतलब नवीन पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वतमाला। अरावली की डायरेक्शन ये देखो आपके यहाँ से आ गई। कहां से? गुजरात के पालनपुर से। ये यहाँ से देखो, ये आया आबू। यहाँ से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश। ये हमने बता दिया रायसीना। तो देखो यहाँ पर पूछे साहब अरावली का राजस्थान में प्रवेश कहां से? कहां से? आबू रोड।
ऐसे अरावली, ऐसे पर्वत कहां पर, आबू रोड। आबू रोड कहां पर है, सिरोही। स्थान पूछे तो कौन सा, आबू रोड। जिला पूछे तो सिरोही। समाप्त कहां पर होती है, तो समाप्त होती खेतड़ी। कहां पर होती है, खेतड़ी। खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू। खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू। तो यहां से राजस्थान में शुरू का स्थान आबू रोड, समाप्त का स्थान खेतड़ी। शुरू वाला जिला सिरोही, समाप्त वाला जिला झुंझुनू। समाप्त वाला जिला झुंझुनू। सेंटर में पूछ ले तो याद रख लेना जिला कौन सा है, अजमेर। बीच में अरावली के जिला कौन सा आएगा, अजमेर जिला आएगा। ये आपको विशेष कर क्या रखना है, याद रखना है। बस ये तो दे रखा है यहाँ। बाकी मैंने आपको बता दिया रायसीना हिल्स पहाड़ी तक जाती है जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली का अध्ययन कितने प्रकार से, 3। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। देखो विस्तार, जयपुर, झुंझुनू। सर्वोच्च चोटी कौन सी, रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली आपको पूछ लिया जाए, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया कितने जिले आएंगे, 2, जयपुर और झुंझुनू। अभी मैंने बताया गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। अब रघुनाथगढ़ जो है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची है क्या, चोटी है। रघुनाथगढ़ ऊंची अरावली की सबसे ऊंची है क्या, चोटी है। फिर मध्य अरावली मैंने बताया कौन सा जिला, अजमेर। ऊंची पर्वतमाला कौन सी, टॉडगढ़। कौन सी है, टॉडगढ़। फिर दक्षिण अरावली सिरोही, राजसमंद और ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु सीकर। कौन सी है, गुरु सीकर। देख लो यहां पर ही दे रखा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आबू पर्वत और ये वाला पूरा बता देता हूं आपको। लो ये कौन सी अरावली हुई, दक्षिण। ये कौन सी हुई, मध्य। ये कौन सी हुई, उत्तरी। ठीक है। दक्षिण जो अरावली है, इस अरावली की ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। दक्षिण अरावली की ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। ऊंचाई है 1722। 1722, 22 नहीं तो ऑप्शन में क्या, 1727। भौगोलिक दृष्टि से कितनी, 1722। 5 मीटर का झंडा तो कितनी है, 1727। 22 नहीं तो 27, 27 नहीं तो 22। दोनों ऑप्शन में आए तो राइट क्या करेंगे, हालांकि आएगी नहीं, अपने मन को शांति मिले। गुरु शिखर है, इसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा था संतों का शिखर। क्या कहा था, संतों का शिखर। कहने वाला बंदा कौन था, कर्नल जेम्स टोड। जब कर्नल जेम्स टोड यहां पर गया तो देखा वहां पर सब बाबा ही बाबा बैठे। कौन बैठे थे, बाबा जी बैठे। बोला यार ये कोई शिखर थोड़ी, ये तो किसका शिखर है, संतों का शिखर। देखो प्रश्न क्या बन रहा है, देख लो एक बार। दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटी कौन सी, संपूर्ण अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर। मध्य अरावली की ऊंची चोटी टॉडगढ़। कौन सी, टॉडगढ़। टॉडगढ़ कहां पर है, अजमेर। उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहां पर है, शिखर। रघुनाथगढ़ कहां पर है, शिखर। पूछे अरावली की ऊंची चोटी, गुरु शिखर। दक्षिण अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर। मध्य अरावली की ऊंची चोटी टॉडगढ़। उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। बस ही है, ये अपने हो गया यहां पर।
ये देखो, ये आपके ट्रिक आ गई पूरी। वो तो मैंने उतना बताया, आपके लेवल उतना ही है, ये आरएस लेवल है। 10-11 चोटियां कर्म से हैं, अपने इतना नहीं पूछेगा, माथा फोड़ी मत करना, खोपड़ी खराब हो जाएगी, फ्यूज सारे उड़ जाएंगे, जो तार जुड़े वो सटा सट उड़ जाएंगे और वापस जुड़ेंगे भी नहीं। समझ रहे ना? याद कैसे रख लेना, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, कुंभा रघु ऋषि, ये आप ऐसे याद रख। बस इतना नहीं पूछता है, इतना नहीं पूछता। देख लो क्या दे रहा, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है, मैंने बता दिया। जहां से एंट्री करोगे वहां पर क्या होगा, ऊंचा और हट्टा कट्टा होगा। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, उदयपुर। सबसे ज्यादा अरावली कहां पर है, उदयपुर। एंट्री कहां से, सिरोही। ऊंची कहां पर, सिरोही। ज्यादा कहां पर, उदयपुर। अरावली का सबसे कम विस्तार कहां पर है, अजमेर। न्यूनतम ऊंचाई कहां पर है, अजमेर है। कहां पर है, अजमेर। बस ये 4-5 प्रश्न बन रहे हैं, सीधा रट्टा मार लेना। प्रवेश कहां से हुआ, सिरोही। ऊंची अरावली कहां पर है, सिरोही। ज्यादा विस्तार कहां पर है, उदयपुर में। कम ऊंचाई वाली अरावली कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर। समाप्त कहां पर हो गई, झुंझुनू। कहां पर हो गई, झुंझुनू। कर्म याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा आप याद रख लेना 5 चोटियां। कितनी रख लेना, इससे ज्यादा जहर की गोली मत खाना, फिर विष है वो आपके फैल जाएगा चारों तरफ, ठीक है ना। फिर कोई गोगा जी तेजा जी के भोपे काम नहीं कर पाए। गुरु सीकर सिरोही 1722 याद है, याद नहीं रखनी है, 1722 तारीख याद है। शहर सिरोही 1597, 1597 भी याद है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, हुआ याद, 2 तो याद है आपके। अब कितना जहर पीना है, 3 गुंटी तो भरना है, ठीक है ना। तो ये 3 याद रखना। दिस है देलवाड़ा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट करना भाई साहब। देलवाड़ा है जो इससे इंपॉर्टेंट करना। और गाइड को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, गाइड में आपको जरगा ही मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना जरगा नहीं है। 10th की किताब में जाना, वहां पर आपको क्या मिलेगा, देलवाड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, देलवाड़ा। देलवाड़ा सिरोही 1492, जरगा उदयपुर 1431, अचलगढ़ सिरोही 1380। बस ये बहुत है भाई साहब। काली भींद, ये लक्ष्मण रेखा, इसके आगे मत जाना। ये लक्ष्मण रेखा है एग्रीकल्चर वालों के लिए। अब इतना याद रखना है कि कौन सी पहाड़ी कहां पर है, किलोमीटर के फेरे में पढ़ना नहीं। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224, रघुनाथगढ़ सीकर 1055, ठीक है। ऋषिकेश सिरोही 1017, एक ऋषिकेश है उत्तराखंड, ये वो वाला नहीं, ये अपने वाला ऋषिकेश है, ठीक है। कासे कमलनाथ उदयपुर 1001, सज्जनगढ़ उदयपुर 938, और फिर है मोरली, ये भी आपके उदयपुर। टोटगढ़ अजमेर, ये है 934, टोटगढ़ अजमेर, ये आपके 934। बस इतना ही अपन को क्या रखना है, या बस ये तो याद रखना। मुझे लगता है ये याद रखने की जरूरत नहीं। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद पता है। रघुनाथगढ़ कहां पर है, सीकर। ऋषिकेश याद रखो कहां है, सिरोही। कमलनाथ कहां पर है, उदयपुर। सज्जनगढ़ तो पता है कहां पर है। एग्जाम में बैठे और नाम आ गया सज्जनगढ़, बिना सोचे समझे सीधा जय बजरंगबली कहां कर देना, सज्जनगढ़। दुर्ग उदयपुर महल, उदयपुर बाग, उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह, उदयपुर सज्जन कीर्ति सुधार अखबार भी, उदयपुर सज्जनगढ़ पहाड़ी भी। कोई सोचना नहीं। फिर और भी है, ये मुझे नहीं लगता आपको याद रखना है। खो खो जयपुर 920, सायरा उदयपुर 900, तारागढ़ अजमेर 873, बोनी बिलायती अलवर 775, रोजा भाकर जालोर 730 और रोजा भाकरी जालोर। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं आपके, खो खो ये आपके अलवर और जयपुर में, खो खो अलवर और जयपुर। फिर है सायरा, ये आपके काम पर है, उदयपुर के अंदर है। फिर है तारागढ़, बताने की जरूरत नहीं, काम पर है। अजमेर, काम पर है अजमेर। फिर बिलायती, ये काम पर है अलवर, काम पर है अलवर।
एक के उदयनाथ, उदयनाथ, उदयनाथ पर्वत है अलवर। एक है नागपाड़ी, यह है अजमेर। नागपाड़ी जो है ये आपके काम पर है अजमेर। ठीक है, ये है। फिर देखो क्या आएगा, इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी और इधर भी पहाड़ी। दो पहाड़ियों की बीच की जगह कहलाती है घाटी। क्या कहलाती है? घाटी। या दो पहाड़ियों की बीच की जगह कहलाती है दरा। क्या कहलाती है? दरा। यह दो पहाड़ियों की बीच की जगह कहलाती है नाल। ये तो कहलाती है राजस्थान में। कहां पर? घाटी, दरा, नाल। ये कहां पर कहलाएगी? राजस्थान। अगर आपको भारत में पूछ लें, भारत में दो पहाड़ियों की बीच की जगह कहलाती है दून। क्या कहलाती है? दून। या भारत में वो दो पहाड़ियों की बीच की जगह कहलाती है द्वार। हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत के बीच की जो घाटियां हैं वो क्या कहलाती? दून या द्वार। जैसे देरा दून, हरी अर्थात तो क्या है? घाटियां हैं, वो आपके क्या? घाटियां हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना विशेषकर। फिर देख लो घाटियां जो है कौन कौन सी। देवल, देवल दरा, एक है देसूरी, एक है देबारी, एक है दिवेर, एक है बर, और एक तो बताने की जरूरत ही नहीं, हल्दी घाटी। देवल कहां पर है? डूंगरपुर। देसूरी कहां पर है? पाली। देबारी कहां पर है? उदयपुर। दिवेर कहां पर है? राजसमंद। बर कहां पर है? अजमेर। बर बिलाड़ा बालोतरा, बर बिलाड़ा बालोतरा। आप जब जाते हो, नेशनल हाईवे आता है, NH8 आता है, वहां पर बड़ा सा जाम लगा होता है। दिल्ली का सुल्तान था शेरशाह सूरी। प्रश्न पूछा गया है, अपने तो नहीं आए। दिल्ली का सुल्तान प्रश्न पूछा गया, शेरशाह सूरी ने मारवाड़ में प्रवेश किस दरे से किया? तो वो दरा कौन सा था? बर। कौन सा था? बर। युद्ध लड़ा था जेतारण। कौन सा? बंदा जयपुर से आपके दिल्ली से आया था, दिल्ली से जयपुर होकर एंट्री करेगा तो कौन सा आएगा? बर आएगा। फिर कौन सा? हल्दी घाटी। ये बताने की जरूरत है क्या? हल्दी घाटी कहां पर है? राजसमंद। हल्दी घाटी आपके कहां पर है? राजसमंद। फिर और भी आपके देखो फुलवारी, अरावली में सर्वाधिक नाले कहां पर मिलेंगे? राजसमंद। सबसे ज्यादा घाटियां कहां पर है? राजसमंद। सबसे ज्यादा दरे कहां पर मिल जाएंगे? राजसमंद। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में सोम, मानसी और वाकल नदियां हैं। आप याद रखना, फुलवारी की नाल को खिला देना मावा। क्या खिला देना? ये दो ही हैं, मानसी और वाकल। मुख्यतः दो ही नदियां हैं, मानसी और वाकल। दो नदियों के संगम पर क्या बना हुआ है? फुलवारी की नाल। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना भी है। और आपको याद होगा, हमने बताया था एकीकरण के समय, मोहनलाल सुखाड़िया बांध उदयपुर में कितनी नदियों पर? दो, मानसी और मैंने एंड में बताया था एकीकरण समाप्त, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या खिला दो? मुंह मीठा करा दो, मावा खिला दो। नदियां कितनी? दो, मानसी और आपके वाकल। मरुस्थल को रोकने का काम करती है। ये पहला पॉइंट। भाई अरावली का क्या महत्व है? हमने आपको क्या बताया? ये जो अरावली है मरुस्थल को रोकने का क्या करती है? काम करती है। यहां पर इस प्रकार ये मरुस्थल इस प्रकार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अरावली पर्वतमाला से आगे बढ़ने नहीं देती है, रोक कर रखती है। अरावली में धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। सबसे ज्यादा धातु के खनिज पाए जाते। धातु मतलब सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, ये सारे के सारे खनिज है वो कैसे हैं? धात्विक खनिज है। धातु के खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते, टंगस्टन है, तांबा है, ये सब। क्यों? क्योंकि धारवाड़ चट्टान का
अवशेष है। अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती क्योंकि वनस्पति है। क्यों अरावली में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती? यहाँ पर क्या वनस्पति, आपने देखा होगा अरावली के अंदर बड़े बड़े आपको क्या मिलेंगे, पेड़ पौधे। हालांकि कटाई हो चुकी है, अभी इतना नहीं है, तो भी आपको मिलेगा। जैसे आप छत पर जाते हो देखते हो और अरावली दिखती है ना, तो वहां पर देख लो आप, ठीक है ना। अरावली की राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली। जैसे भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है? हिमालय पर्वत। कहां से होगा? हिमालय। राजस्थान में पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। भारत में पूछ ले ज्यादा नदियां कहां से? हिमालय। राजस्थान में ज्यादा नदियां कहां से? अरावली। अरावली की प्राचीनतम सभ्यताएं जैसे आहड़ उदयपुर, गिलुंड राजसमंद है, बैराट जयपुर है, गणेश्वर सीकर है, ये सारी सभ्यताएं भी किस पहाड़ियों पर विकसित हुई है? अरावली। दो तो मैंने आपको पढ़ाई दी थी, ठीक है। कालीबंगा जो है नहीं, आहड़ कहां पर है? उदयपुर। गिलुंड कहां पर है? राजसमंद है, ठीक है। ये सारी सभ्यताएं हैं। फिर अरावली की प्रमुख पहाड़ियां, पहाड़ी का नाम भाकर या भाकरी कहां पर है? जालोर। पहाड़ी का नाम मगरा या मगरी कहां पर है? उदयपुर। जैसे जालोर के अंदर अरावली की पहाड़ियों क्या कहते हैं? भाकर या भाकरी। उदयपुर में क्या कहते हैं? मगरा या मगरी। पहाड़ियों के अलग अलग विशेष क्षेत्र से नाम जाने जा रहे हैं। भाई आप जालोर में जाओगे उससे कहेंगे भाकर या भाकरी। इधर मारवाड़ जोधपुर की तरफ आते हैं तो कहते हैं डूंगर या डूंगरी। क्यों? अपनी भाषा के अनुसार नाम हो गया। इधर आओगे तो आपके क्या कहेंगे? मगरा या मगरी, ठीक है। देख लो ये आ गया। डूंगर डूंगरी पूछे तो कहां पर? जयपुर आ गया। जयपुर के साथ आप याद रख लेना भले ही जोधपुर। यहां पर भी क्या कहते हैं? डूंगर और डूंगरी। जैसे बैराट सभ्यता विकास हुआ बीचक की डूंगरी, कहां पर? भाई वहां पर क्या कहते हैं? उसे डूंगर कहते हैं। तिरकुट पहाड़ी सोनारगढ़ दुर्ग बना है। जैसलमेर तिरकुट पर्वत कहां पर है? करौली। तो तिरकुट पर्वत कितने हैं? 2। तिरकुट पर्वत कितने हैं? 2। एक तो तिरकुट पर्वत गढ़ कौन सा? सोनारगढ़। एक कैला देवी का क्या बना हुआ? मंदिर। चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर। 56 की पहाड़ियां कहां पर है? बाड़मेर। याद रख लो, एक है 56 झील, एक है 56 की पहाड़ियां, एक है 56 का मैदान, एक है 56 अकाल, एक है 56 करोड़ का मायरा, एक है 56 करोड़ का कर्जा, और एक सीना कितने इंच का है? 56। कितने इंच का है? सीना नहीं रखो तो चले। 56 झील कहां पर है? चूरू। 56 की पहाड़ियां कहां पर है? बाड़मेर। 56 का मैदान है माही नदी के आसपास का क्षेत्र पर। और डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ 2 झीलें हैं और माही नदी का भाग है। 56 अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956। 56 करोड़ का मायरा नरसिंह जी, किसने? नरसिंह जी ने। और नरसिंह जी की बेटी का नाम क्या था? नानी बाई। क्या नाम था? नानी बाई। तो आपने देखा होगा जब भागवत होती उस दौरान कर्जा पाकिस्तान के था। किसके था? पाकिस्तान के था। कर्जे को अपन ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। कौन से देश ने? भारत ने। जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए 1947 में पाकिस्तान को 56 करोड़ का कर्जा मिला, भारत को भी 56 करोड़ का कर्जा मिला। अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने बोला माफ कर दो यार, छोटे भाई अपने, तो अपन ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। और 56 इंच का सीना किसका है? नरेंद्र मोदी। भाई विधान लोकसभा चुनाव देखो, बस ही ये 56 का मैदान बाड़मेर है। नाकोड़ा पर्वत कहां पर है? राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं, नाकोड़ा पर्वत है बाड़मेर। लिखा हुआ नहीं यहाँ पर। नाकोड़ा पर्वत कहां पर है? बाड़मेर। पिपलूद की पहाड़ी राजस्थान का लघु माउंट आबू है, ये पिपलूद है, ये भी कहां पर है? बाड़मेर।
पीपलूद भी कहाँ पर है आपके, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर व जालोर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है, इसीलिए जालोर को अपन क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी। विशेष आकृति की पहाड़ियां, ठीक है ना, तो ये देख लो गोलाकार पहाड़ियां बाड़मेर में मिलेगी। घोड़े की नाल जैसी आकृति बारां के अंदर मिलेगी। तस्तरी नुमा पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में मिलेगी। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हाड़ौती संभाग में मिलेगी, कोटा, बूंदी और बारां झालावाड़। देख लो आपस, गोलाकार पहाड़ियां बाड़मेर एकदम गोले जैसी। घोड़े की नाल, नाल जानते हो क्या, क्या होता है? जोर से बोल, पैर के नीचे। आपको पूछे घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला कौन सा, तो चित्तौड़ हो जाता। कौन सा हो जाता है, चित्तौड़ हो जाता। लेकिन पहाड़ियां पूछे तो ये कहां पर है, बारां में। तस्तरी नुमा पहाड़ियां, फेंक देना तस्तरी, गेम भी होता है, ठीक है ना। उसके अंदर राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली थी कृष्णा पूनिया, खेल खिलाड़ी भी आपके, तो वहां पर ध्यान रखना। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। गिरवा का शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की मैखला, श्रृंखला। गिरवा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पर्वतों की श्रृंखला, बहुत सारे पर्वत इकट्ठे। देखो रोजा भाकर गांव पर है, जालोर। इसराना भाकर गांव पर है, जालोर। फिर ठीक है, फिर आपके सारोला भाकर, ये भी गांव पर है, जालोर। जसवंतपुरा पहाड़ी गांव पर है, जालोर। एक याद रखना, जसवंतपुरा मेला, ये जसवंतपुरा मेला जो है ये कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। जसवंतपुरा मेला कहाँ पर लगता है, भरतपुर। पशु मेला है, कौन सा मेला है, पशु मेला, आपके एग्जाम में है, ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है, जालोर। डोरा पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी है। सुंडा पर्वत कहां पर है, जालोर। यहाँ पर सुंडा माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, और ये लिखा हुआ भी, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे है, कब लगा था, 2006 में, 2006 में। भाकर, ये वेरी इंपोर्टेंट करना भाई साहब। सिरोही के अंदर पहाड़ियों को क्या कहते हैं, भाकर, क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं, ठीक है ना। दक्षिण अरावली में स्थित छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को अपन क्या कहते हैं, भाकर। दक्षिण अरावली में, दक्षिण अरावली में आएगा सिरोही, जिला मोटे तौर पर कौन सा आएगा, सिरोही। वहां पर क्या कहते हैं, भाकर। प्रश्न पूछा गया है, सिरोही में पहाड़ियों को, अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता, तो किस नाम से, भाकर। फिर हिरण मगरी, ये तो आ गए आपके लो, बैठे ही काम पर हो आप, अरे काम बैठे हो, ये पहाड़ी है, ये क्या है, काम पर है, उदयपुर। अब इसका बताने की जरूरत है क्या, कि साहब भूखे काम पर मरे थे हिरण मगरी काम मरे थे, याद रह जाएगा। रोटी, सबसे ज्यादा रोटी की याद हॉस्टल में ही आती है, काम पर आती है। घर के अंदर 10 दिन सूखी रोटी और मिर्च के साथ लगाकर खा लोगे ना, मन संतुष्ट है, मन संतुष्ट है। यहाँ पर 56 भोग देंगे ना, फिर भी मन गएगा बहनचोद नहीं, रोटी अच्छी नहीं बनाता। क्यों, एक मानसिकता सेट है अपनी। और घर में क्यों, घर में अपन अपनी इच्छा से खाते हैं, अपना मन होता है। आज आप मुझे बता दो, एक तो आपको ड्रेस ला कर दे 50 लाख की, पसंद नहीं आती, आप मार्केट में घूम घाम कर 200 रुपए की ड्रेस लाते तो ही संतुष्ट मिलता। बुजुर्गों का स्वर्ग कहते हैं अमेरिका, किसको कहते हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग अमेरिका में जीते। कहाँ जीते हैं, उनका रोड पर चलने का ट्रैक अलग है, ठीक है ना, व्हील चेयर अलग है, उनकी गाड़ी अलग है। जैसे ऐसा आएगा, ये यहाँ पर बस स्टॉप है, यहाँ से गाड़ी आई, गाड़ी आते अंदर से निकलेगा ऐसे एक प्लेट, ये यहाँ पर टच होगी, ठीक है ना। फिर वो व्हील चेयर से आएगा बंदा, गाड़ी के अंदर बैठेगा, फिर पूरे मॉल में जाएगा, आराम से खरीद कर सामान लाएगा। तो उससे ज्यादा अपने क्या होता है, बुजुर्ग है तो घर में बैठा है, ठीक है ना, बेचारा राम 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 करे तो क्या करे, ठीक है। फिर चाय उसे तभी मिलेगी जब बनेगी, उसकी इच्छा होगी तब बनेगी, क्या नहीं बने। ये ऑलमोस्ट सबके साथ, इसलिए लोग वहां पर ज्यादा जीवन यापन करते हैं। मोती मगरी, फतेह सागर, उदयपुर। मछली मगरा कहां पर, उदयपुर। मछली मगरा में कौन सा रोपवे है, दूसरा, सेकंड। कौन सा है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाने का यंत्र। जरगा कहां पर है, उदयपुर। उदयपुर के साथ जरगा एक और कहां पर है, राजसमंद। जहां पर बना था कुंभलगढ़, कहां बना था, लेकिन 80% कहां पर है, उदयपुर में। रागा पहाड़ियां कहां पर है,
उदयपुर। देशहरो कहां पर है? उदयपुर। देशहरो ये है, ये तो है जरगा की पहाड़ी और ये है रागा की पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में हरा भरा क्षेत्र, जहां पर आपके यहाँ घास उगी हुई है, पहाड़ियां हैं, हरियाली है, ये क्या कहलाता? देशहरो। देश का मतलब वह देश जहां पर क्या है? हरियाली। दक्षिण अरावली में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य हरे भरे भूभाग को क्या कहते हैं? देशहरो कहते हैं। गोकुंदा कहां पर है? उदयपुर। राणा उदय सिंह ने अकबर से बचने के लिए गोकुंदा में क्या ली थी? शरण ली। राणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? गोकुंदा में। कहां पर हुआ था? गोकुंदा के अंदर। बीछा मेड़ा सोम नदियों का यहां से क्या होता है? उद्गम। गोकुंदा के अंदर बीछा मेड़ा की पहाड़ी, वहां से सोम नदी का क्या होता है? उद्गम। बिजराइल की पहाड़ियां, खारी नदी का उद्गम उदयपुर और राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद है। नाग पहाड़ी कहां पर है? अजमेर है। यहां पर कौन सा रोपवे लगा है? थर्ड। तीसरा, पहला कहां पर था? सुंदा माता। अरे देखो, ये पहला कहां गया भाई? ये रहा, ये पहला रोपवे लगा हुआ 2006। तारीख नहीं पूछेगा, तारीख याद नहीं रखनी। ये दूसरा मछली मगरा सेकंड 2006 में 2 जोड़े कितने हुए? 2008। 8 में 8 और जोड़ लो भाई, 2016 कितने हुए? 3। कितने हो गए? 3। मोती डूंगरी कहां पर है? जयपुर। जालाना डूंगरी कहां पर है? जयपुर। महादेव की डूंगरी जयपुर। गणेश डूंगरी जयपुर। भीम डूंगरी जयपुर। बीजक की डूंगरी जयपुर। बैराट पहाड़ जयपुर। सेवर की पहाड़ियां जयपुर। मनोरपुरा पहाड़ियां ये भी कहां पर है? जयपुर। खंडेला की पहाड़ी ये कहां पर है? सीकर। ये पहाड़ियां हैं, इसको आपके सीधा रट्टा ही मारना है। क्या मारना है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। आदत पता है, दिवेर पता है, खमनोर पता है, नागपाड़ी पता है, ठीक है। फिर यूरेनियम के भंडार के अंदर मालखेत की पहाड़ियां कहां पर है? सीकर। हर्ष पर्वत कहां पर है? सीकर। लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? हर्ष पर्वत, शिखर, हर्षनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर। हर्ष की बहन का नाम था झीण। क्या नाम था? झीण। मंदिर है हर्षनाथ जी का। कौन सा? हर्षनाथ जी का। मंदिर कहां पर है? शिखर। मंदिर कहां पर है? शिखर। माता है हर्षत। कौन सी है? हर्षत। हर्षत माता का मंदिर है आभानेरी दोसा। आभानेरी दोसा। यहां पर हर्षत माता का क्या है? मंदिर। देखो मिलते जुलते नाम। हर्ष पर्वत चीन के भाई का नाम हर्ष। हर्षनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ जी का मंदिर, हर्षत माता, आबानेरी। आबानेरी कहां पर है? दोसा। आबानेरी कहां पर है? दोसा। तो ये आप ध्यान रखना। फिर ये देख, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर। रूपारेल नदी का उद्गम होता भरौंच की पहाड़ियां, अलवर। बबोई की पहाड़ियां, झुंझुनू। बाबाई की पहाड़ियां जयपुर। देखो यहां पर है बबाई, यहां पर है बाबाई। बबाई पूछे तो झुंझुनू, बाबाई पूछे तो जयपुर। आडा वाला पर्वत कहां पर है? बूंदी। बिजासन की पहाड़ियां कहां पर है? भीलवाड़ा। बरवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर। फिर है पूर्वी मैदान। फिर है क्या? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान की विशेषता पता है? मैदान का निर्माण कौन करती है? नदियां। भाई मैदान का निर्माण कौन करेगी? नदियां करेगी। नदियां अपने साथ में मिट्टी कौन सी लाएगी? जलोढ़ मिट्टी लाएगी। जलोढ़ मिट्टी में क्या होगी? कृषि होगी। तो करना क्या? अब मैंने आपको पूछ लिया साहब, राजस्थान का पूर्वी मैदान है, इसका निर्माण किससे हुआ? किससे हुआ? भाई मैदान का निर्माण कौन कर रही है? कौन कर रही है? रटना दौड़िए। ये थोड़ा सा फैक्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, जिससे बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। मैदान का निर्माण किसने किया? नदियां कौन सी मिट्टी लाई? जलोढ़ मिट्टी में क्या हुई? अब प्रश्न कैसे पूछे? कौन सा आप उन पार्ट टूटा? रटना थोड़ी। पूर्वी मैदान का निर्माण किससे हुआ? नदियों से। पूछेंगे कौन सी नदी? तो नदियां बता, चंबल है, माही है, बनास है, बाणगंगा है,
गंभीरी है, इन सब नदियों से निर्माण हुआ है किसका? मैदान का। पूछेगा पूर्वी मैदान में मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी मैदान का महत्व क्या है? कृषि, खेतीबाड़ी के लिए ये जो पूर्व का मैदान है ये विशेष रूप से आपके जाना जाता है। तो बस यही तो है। पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा, ये वाली पहले वाली बात है तो यहाँ पर लिखी है, देखो। निर्माण नदियों के द्वारा किया गया, मिट्टी दोमट, जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। फिर देख लो 3 है, एक माई नदी का मैदान है, बनास बाणगंगा का मैदान है, और एक चंबल का है क्या? मैदान। माई नदी का आसपास का मैदान माई नदी, बनास और बाणगंगा तो बाणगंगा, चंबल तो चंबल। रटना कहाँ है? कुछ नहीं करना। देखो माही मैदान, इसे वागड़ या छप्पन का मैदान भी कहते हैं, भाटी मैदान भी कहा जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। मिट्टी कैसी? रेड, लोमी, लाल, चिकनी मिट्टी। उत्पादन किसका होता? मक्का और चावल। ये तो फसलें दे रखी है, मक्का की फसल है माही कंचन और माही धवल, और चावल की फसल है माही सुगंधा। तो पूछेगा आपसे माही का मैदान, माही के मैदान में कितने जिले आए? अरे कितने? 3। कौन सा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नदी कौन सी आई? माही। कौन सी नदी आई? माही। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल चिकनी, लाल चिकनी। फसल कौन सी? चावल और मक्का, चावल और मक्का, चावल और मक्का। ये क्या बना है? त्रिभुज बना है। क्या बना है? त्रिभुज। ये जिला है डूंगरपुर। ये कौन सा है? डूंगरपुर। ये कौन सा है? बांसवाड़ा। ये कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रताप। अब देखो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भाग क्या कहलाएगा? वागड़ प्रदेश। क्या कहलाएगा? ध्यान रखना, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का भाग क्या कहला रहा है? वागड़ प्रदेश कहला रहा है, ठीक है ना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तीनों का मैदान क्या कहला रहा है? कांठल प्रदेश। क्या कहला रहा है? कांठल प्रदेश। या क्या कहला रहा है? छप्पन का मैदान। क्या कहलाएगा? छप्पन का मैदान। बस हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। देखो ये लिखा होगा, बस ये तो हो गया पूरा। बनास व बाणगंगा का मैदान, बनास व बाणगंगा का मैदान 2 भागों में, एक तो दक्षिण भाग और एक है उत्तरी भाग। बनास और बाई के कितने भाग हैं? 2, दक्षिण और उत्तर। देख लो, दक्षिण के अंदर मेवाड़ आएगा, विस्तार है राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़। कितने जिले? 3, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़, जहां से बनास नदी का उद्गम होता है वो। फिर उत्तर की तरफ जाओगे, मालपुरा, करौली का मैदान आएगा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर आ जाएगा, ठीक है। बाणगंगा का मैदान, विस्तार जयपुर, दौसा और दिमाग में नदी से होनी चाहिए, खोपड़े में कैसे होनी चाहिए? नदी। बनास नदी कितने जिलों में? 6। बाणगंगा कितने में? बस हो गया, पूरा काम हो गया भाई। अपन को क्या रटना है? कुछ रटना ही नहीं, ठीक है ना। देखो यहां पर बनास कहां से निकली? राजसमंद, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़, फिर अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर में किस में मिल गई? चंबल में। किस में मिल गई? चंबल। तो बस हो गया पूरा। शुरू वाले 3 ले लो और लास्ट वाले 3 ले लो, तो कौन सा मैदान? बनास का मैदान हो गया। फिर चंबल, सॉरी बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा में कितनी नदियां हैं? 3 जिले आएंगे, सॉरी कितने जिले? 3। जयपुर से निकली, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, भरतपुर में किस में मिल गई? यमुना। किस में मिल गई? यमुना। मिट्टी मैंने बता दिया कौन सी है। चलो चंबल का मैदान देखो साहब, चंबल की विशेषताएं देखो क्या है। अवनाली का अपवर्धन सबसे ज्यादा किस नदी में? अवनाली का अपवर्धन है, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो देखो। उत्खात भूमि भी सबसे ज्यादा यहाँ पर है, बीहड़ डांग क्षेत्र भी सबसे ज्यादा कहां पर है? यहाँ पर है। और डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। याद रखना, डांग की रानी। तो सबसे ज्यादा डांग भूमि है वो कहां पर है? करौली में। सबसे ज्यादा डांग की जो जमीन है, भूमि है, ये आपके कहां पर पाई जाएगी? करौली में पाई जाएगी।
चंबल मैदान में काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदान भाग में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ये तो पहले तय हो गया। पूर्वी मैदान में जनसंख्या है क्या, ज्यादा, क्योंकि बारिश क्या होती है, ज्यादा, नदियां क्या चलती है, ज्यादा, तो जनसंख्या भी क्या है, ज्यादा। दिशा के अनुसार राजस्थान में मैदान, ये दिशा है। लूणी पूछे तो पश्चिम आ गया, माई पूछे तो दक्षिण आ गया, चंबल पूछे तो दक्षिण, पूर्वी आ गया, घग्गर पूछे तो उत्तर की तरफ आगे। डायरेक्शन है आपके, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, ठीक है। निर्माण ज्वालामुखी के बैसाल्ट लावे से। लावे से इसका निर्माण हुआ। मिट्टी काली व रेगुलर मिट्टी या रेगर मिट्टी। और यहां पर इसको भी कितने भागों में बांट दिया, 2। इसे भी कितने भागों में बांटा, 2। दक्कन का पठार, विंध्यन कगार। दक्कन का पठार और विंध्यन कगार 2 भागों में इसे बांटा है। देख लो यहाँ पर दक्कन का पठार एक तरफ है, विंध्यन कगार। विंध्यन कगार में कितने, 4, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और डांग क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। फिर ये एक भ्रंश है, अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब, अरे अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा हुआ। क्या होता है, टूटा हुआ। या जिसे अपन कह सकते हैं बिगड़ा रूप। आपने देखा होगा ना, मारवाड़ी भाषा अपभ्रंश है, मेवाड़ी भाषा अपभ्रंश है। भाषा में पढ़ते हैं ना अपन, अपभ्रंश का मतलब ही क्या हुआ, टूटा हुआ, ठीक है ना। चित्तौड़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों के अंदर पाया जाता है। दक्कन का लावा विस्तार मालव प्रदेश, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ऊपरमाल, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, बिचौलिया। ये भाग है ऊपर माल। ये क्या भाग है, ऊपर माल। याद रखना, मेवाड़ के शासक बने थे जिनका नाम था राणा सांगा। क्या नाम था, राणा सांगा, जिन्होंने 1527 में युद्ध लड़ा था खानवा। कौन सा युद्ध लड़ा, खानवा। खानवा में सांगा की सहायता करने वाला था अशोक परमार। अशोक परमार जो जगनेर से आया था। सांगा ने अशोक परमार को, सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी। ऊपर माल की जागीर दी। और हमने आपको बताया था, जिस समय हमने आपको पढ़ाए थे क्या, जिस समय हमने आपको क्या पढ़ाए थे, किसान आंदोलन। क्या पढ़ाए थे, किसान आंदोलन। उस दौरान हमने आपको ये बताया था जमीन 2 प्रकार की थी। एक तो कौन सी, खालसा, जिस पर डायरेक्ट अधिकार किसका होता, राजा। किसका होता, राजा। दूसरी जमीन कौन सी, जागीरी। कौन सी, जागीरी। राजा की कोई सेवा करोगे, आपने सैनिक सेवा कर दी या कोई दूसरी सेवा कर दी, राजा आपसे क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, बदले में आपको जमीन देगा। तो अशोक परमार ने किसकी सहायता की, सांगा किससे प्रसन्न हुआ, अशोक परमार को। जागीर कौन सी दी, इस ऊपर माल की जागीर में अशोक परमार ने कौन सा ठिकाना बसाया, बिचौलिया। कौन सा ठिकाना बसाया, बिचौलिया, जो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आसपास की जमीन से ऊपर उठी जमीन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऊपर माल। डेफिनेशन पूछ ले तो, आसपास की जमीन से ऊपर उठी जमीन, उसे क्या कहते हैं, ऊपर माल। एक तरफ बिचौलिया है, दूसरी तरफ भैंसरोडगढ़ है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता, ऊपर माल। देख लो, चित्तौड़ का जो स्थान है वो कौन सा है,
पैंसरोडगढ़। भीलवाड़ा का कौन सा है? बिजोल, तो वो क्या कहलाएगा? उपरमान। विंध्यन कगार, इसका विस्तार देख लो। हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिले। डांग, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टानें। ये आप नहीं याद रखो तो भी चलेगा, ठीक है ना। हाड़ौती का भाग जो है ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स यहाँ पर अर्धचंद्राकार, शाहबाज यहाँ पर बारे घोड़े के नाल जैसी आकृति है, और फिर डींग का पठार जो है ये कहां पर पाया जाएगा? झालावाड़। कांकनबाड़ी का पठार सरिस्का, और सरिस्का कहां पर है? अलवर। सरिस्का है जो ये आपके कहां पर है? अलवर। फिर उड़िया का पठार, आबू पठार, ये कहां पर है? सिरोही के अंदर है। भोमट कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। जेसमंद झील कहां पर है? जेसमंद झील ये कहां पर है? उदयपुर। जेसमंद कहां पर है? उदयपुर। भोराट, राजसमंद। लसाड़ या पठार ये कहां पर है? लसाड़ या पठार है चित्तौड़ व प्रतापगढ़, चित्तौड़ व प्रतापगढ़। मैसा का पठार ये भी कहां पर है? चित्तौड़ है। जिसके ऊपर दुर्ग बना हुआ कौन सा है? चित्तौड़। कौन सा दुर्ग बना है? चित्तौड़, जिसे कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया। उड़िया का पठार कहां पर है? अभी बताया, सिरोही। कहां पर है? सिरोही। उड़ा देना किसको? सिरोही को, तो याद रख लेना, गोली से उड़ा दिया किसे? सिरोही। पठार कौन सा? उड़िया का पठार। दक्षिण अरावली में सिरोही जिले में स्थित पठार है, बस इतना याद रखो। कौन सा जिला? सिरोही। ऊंचाई कितनी? 1360, याद नहीं रखना, इतना याद रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। फिर आबू पर्वत क्या है? ये एक पठार है, स्थिति कहां पर है? अरावली, छोड़ो दक्षिण अरावली, याद रखो सिरोही। सिरोही याद है तो ऑटोमेटिक कहां पर है? दक्षिण के अंदर। विशेष क्या? आबू पर्वत घुमंदाकार संरचना का है, और ये दूसरा ऊंचा पठार है। बैथोलिक का अवशेष है, ये सेकंड नंबर पर है। दूसरा ऊंचा पठार, दूसरा ऊंचा पठार वो कौन सा है? आबू। याद रखना, आबू के पर्वत में क्या बोले? मोर बोले। क्या बोले? मोर। फिर भोराट, ये गोकुंदा व राजसमंद और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है, जिसकी ऊंचाई ये दे रखा, दूसरा ये नहीं है, दूसरा ये काटो। बस ये इतना ही ध्यान रखना। दूसरा ऊंचा पूछे तो कौन सा हो गया आपके? आबू का पठार। फिर भोराट पूछे तो उदयपुर है, कहां पर है? उदयपुर। लसाड़िया पठार दक्षिण अरावली में उदयपुर की जेसमंद झील से पूर्व स्थित उबड़ खाबड़ पठार है, वो लसाड़िया पठार कहलाता है। लसाड़िया प्रतापगढ़ जिला पूछ ले तो कौन सा है? प्रतापगढ़। या जिला पूछे तो कौन सा है? चित्तौड़ जिला है, लेकिन ज्यादा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। देखो ये क्या है? राजस्थान। यहां पर कौन सा जिला है? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। यहां पर कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। पूछा क्या? कौन सा भाग? उदयपुर का कौन सा? ये लो, उदयपुर का कौन सा? तो उदयपुर के दक्षिण में कौन सा जिला है? अरे दो, कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़। एग्जिट तो कौन सा जिला आता है? 100% राइट क्या होगा? अगर प्रतापगढ़ नहीं हो तो दो जिलों का युग्म हो तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़। ये क्या थे अपने राजस्थान में भौतिक भाग। तो आज अपन पढ़ेंगे यहां तक, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में।